तो सोशियोलॉजी की अगली यूनिट शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 7वीं यूनिट तक आपको पढ़ा दिया गया था। 8वीं यूनिट में आपकी पॉपुलेशन की यूनिट है। तो 8वीं यूनिट मैंने आपको यूनिट 2 में समझा दी थी, जिसमें मैंने आपको इंडिविजुअल एंड सोसाइटी में समझाया था। उसमें मैंने आपको पॉपुलेशन के बारे में बता दिया था कि 2 प्रकार की पॉपुलेशन है। रूरल कम्युनिटी होती है, अर्बन कम्युनिटी होती है। उनके कैरेक्टरिस्टिक, एलिमेंट्स और प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया गया था। तो 8वीं यूनिट पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे 9वीं यूनिट में पढ़ते हैं सोशल चेंज। तो सोशल चेंज लैंडबर्ग के हिसाब से सोशल चेंज रेफर्स टू एनी मॉडिफिकेशन इन एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ इंटर ह्यूमन रिलेशनशिप एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। सोशल चेंज का मतलब होता है ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन बिहेवियर में आना या चेंजेस आना जो क्या करे, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट और ह्यूमन रिलेशनशिप के बीच में जो पैटर्न है उसको चेंज कर दे। ठीक है, जो हमारे व्यवहार करने के तरीके में और ह्यूमन रिलेशनशिप में चेंजेस ले आए, ऐसे मॉडिफिकेशन को हम सोशल चेंज कहते हैं। तो ये सोशल चेंज हो गया। अब सोशल चेंज के नेचर क्या क्या होते हैं ये आते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल फिनोमिना होता है। ठीक है, ये सभी नेचर में पाया जाता है। इसकी स्पीड और एक्सटेंट ऑफ चेंज सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होती रहती है। जो सोशल चेंजेस आते हैं मतलब, तो हर सोसाइटी में अलग अलग होते हैं ना। कोई सोसाइटी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, कोई कम पढ़ी लिखी होती है। तो क्या होता है, जो स्पीड और एक्सटेंट यानी कि किस लिमिट तक चेंजेस आएंगे सोसाइटी में, वो डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी में। सोशल चेंजेस का आपको मतलब समझना पड़ेगा सबसे पहले कि सोशल चेंजेस का मतलब क्या होता है। कि सोसाइटी के एटीट्यूड में, रिलेशनशिप में, रूल्स रेगुलेशंस में, काम करने के तरीके में, बिहेवियर में चेंजेस आ जाना, उसको कहते हैं कुल मिला के सोशल चेंजेस। ठीक है, तो ये हो गया यूनिवर्सल फिनोमेना। एक होता है कम्युनिटी चेंज। कम्युनिटी चेंज का मतलब होता है ऐसा चेंज जो पूरी इंटायर कम्युनिटी में हो, उसको कहते हैं कम्युनिटी चेंज। स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म। स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ पे कि सभी के लिए स्पीड जो है बराबर नहीं होगी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल, बराबर नहीं होगी। किसी सोसाइटी में जो चेंजेस होंगे वो फास्ट आ जाएंगे, किसी सोसाइटी में लेट आएंगे। जैसे कि अर्बन में सोशल चेंज क्या है, फास्टर है कंपेयर टू रूरल एरिया में। नेचर एंड स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज अफेक्टेड बाई टाइम फैक्टर। जैसा जैसा टाइम बीतेगा वैसा वैसा चेंजेस आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया में 1947 के पहले चेंज स्लो था, पर 1947 के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो क्या हुआ, चेंजेस ज़्यादा जल्दी जल्दी आते गए, सोसाइटी हमारी चेंज होती गई। ऑकर्स एज एन एसेंशियल लॉ। जो सोसाइटी का चेंज है वो नेचर का लॉ है, ये नेचुरल होता है। ठीक है, इट में ऑकर आइदर इन द नेचुरल कोर्स और एज अ रिजल्ट ऑफ प्लान्ड एफर्ट। या तो ये नेचुरली होगा, या तो आप पहले से प्लानिंग करके रखेंगे कि सोसाइटी में चेंज लाना है तो हो पाएगा। और प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। 6वां पॉइंट, डेफिनेट प्रिडिक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि एटीट्यूड, आइडिया, नॉर्म एंड वैल्यू कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है। सोज चेन रिएक्शन, यानी कि चेन रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर सोसाइटी के एक हिस्से में चेंज आ गया तो दूसरे हिस्से में भी कैसे न कैसे करके वो चेंज आ ही जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं सोसाइटी क्या होती है, डायनेमिक होती है, इंटर रिलेटेड होती है, सब कुछ कनेक्टेड है आपस में। देयर फॉर चेंज इन वन ऑफ द पार्ट यूजुअली रिएक्ट ऑन द अदर एंड दोज ऑन एडिशनल वंस ब्रिंग चेंज इन द होल। एक पार्ट में चेंज आएगा तो पूरे में चेंजेस आ जाएगा। मॉडिफिकेशन एंड रिप्लेसमेंट आर द की फैक्टर। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे क्या थे, नेचर था या कैरेक्टरिस्टिक आप समझ लीजिए, एलिमेंट समझ लीजिए सोशल चेंज के। क्या था, यूनिवर्सल फिनोमिना होता है, कम्युनिटी चेंज होता है, स्पीड बराबर नहीं होती है, नेचर एंड स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज अफेक्टेड बाय टाइम फैक्टर, इसेंशियल लॉ होता है, प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है, चेन रिएक्शन होती है, और मॉडिफिकेशन और रिप्लेसमेंट की फैक्टर होते हैं। अब प्रोसेस क्या होती है, तो प्रोसेस में आपको 5 पॉइंट याद करने हैं, 6 पॉइंट। सबसे पहले है इवोल्यूशन, ग्रोथ, फिर तीसरा प्रोग्रेस, चौथा रिवॉल्यूशन, पांचवा एडाप्टेशन और छठवां एकोमोडेशन। ठीक है, ये आपने 5 पॉइंट याद कर लिए। इवोल्यूशन को लैटिन वर्ड इवोलियर मीन्स से डिराइव्ड किया, जिसका मतलब होता है डेवलप करना। अब हम इवोल्यूशन का मतलब पढ़ते हैं। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, छोटा छोटा पॉइंट लिखना है। इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज होना साइज एंड स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये प्रोसेस होती है, या तो वो छुपी हुई होती है या तो लैटेंट, यानी कि धीरे धीरे होती रहती है। धीरे धीरे कैरेक्टर्स इसके आते हैं समय के साथ। जैसे कि पहले पूंछ थी अब नहीं, ये क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ हमारा। समझ रहे हैं, मानव में पहले पूंछ थी, बंदर से बने क्योंकि, पर अब पूंछ नहीं, तो क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, चेंज हुआ साइज में और स्ट्रक्चर में। कैसे हुआ, लेटेंट हुआ, धीरे धीरे हुआ, हिडन था वो पहले, है ना। तो ये हो गया इवोल्यूशन। अब ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है
चेंज ऑफ डायरेक्शन इन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, या तो साइज बढ़ेगा या तो साइज घटेगा, या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज होना साइज में, उसको कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, या तो पॉपुलेशन सोसाइटी में बढ़ेगी या तो घटेगी। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस का मतलब होता है डेवलपमेंट। ऑगबर्न के हिसाब से प्रोग्रेस का मतलब होता है डेवलपमेंट। प्रोग्रेस इस ऐसी मूवमेंट है किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो जनरल पब्लिक के लिए डिजायरेबल हो विजुअल फ्यूचर में। जैसे कि कुछ इंसान है, वो चाहते हैं कि नाव ऐसी हो कि हम एक बार बटन दबाएं तो पानी में नाव चलती चली जाए, हमें कहीं रुकना पड़े। तो क्या होगा, धीरे धीरे हम नाव में प्रोग्रेस करेंगे, मोटर लगाएंगे, है ना, डीजल डालेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि हमें भविष्य में आराम मिले, उसको कहते हैं प्रोग्रेस। ठीक है, मूवमेंट टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है सडन चेंज आ जाना। रिवॉल्यूशन मीन्स सडन एंड ग्रेट चेंज। ठीक है जैसे कि जब पेनिसिलिन की खोज हुई थी तो क्या वो सडन चेंज आ गया था? पेनिसिलिन प्रोड्यूस्ड अ रिवॉल्यूशन इन मेडिसिन। मेडिसिन के क्षेत्र में पेनिसिलिन ने रिवॉल्यूशन ला लिया था। वाइल थिंकिंग ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर हैव चेंज्ड द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जब सोचते हैं तो हमको पता चलता है कि कंप्यूटर ने भी ह्यूमन बींग्स के क्षेत्र में कितना ज़्यादा रिवॉल्यूशन आया, कितनी हमारी सोसाइटी बदल गई। पहले कोई मोबाइल नहीं चलाता था, सब बाहर बैठ के आपस में बात करते थे, मिंगल होते थे, कोरिलेशन था। अब क्या सब मोबाइल में लगे रहते हैं, तो रिवॉल्यूशन आ गया मोबाइल से, पेनिसिलिन से, मेडिसिन के क्षेत्र में। एडॉप्टेशन का मतलब होता है खुद को ढालना सोसाइटी की चेंज के हिसाब से। एडजस्टमेंट टू डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से खुद को ढालना, अडॉप्ट करना। ये चेंज, इट इज़ द चेंज टू मीट डिफरेंट सिचुएशन। जब हम अपने अंदर चेंज लाते हैं ताकि हम डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को डाल सकें। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन इज एडजस्टिंग वन सेल्फ टू द न्यू इन्वायरमेंट। इट मे बी फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब भी होता है खुद को नए इन्वायरमेंट में डालना। वो फिजिकल होता है और सोशल होता है। इसमें बिहेवियर में चेंज आ जाता है पीपल के, ताकि वो इन्वायरमेंट को एडजस्ट कर सके। और ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। पॉइंट याद हो गए? इवोल्यूशन, ग्रोथ, प्रोग्रेस, रिवॉल्यूशन, फिर अडॉप्ट करना और एकोमोडेशन। ये हो गए हमारे प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। अब हमको पढ़ना है कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं सोशल चेंज के। इनके नाम याद कर लीजिए फिर से। 6 फैक्टर बस हैं। कल्चरल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, पॉपुलेशन फैक्टर, जियोग्राफिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर, साइकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बस पढ़ना है। जैसे कि कल्चरल फैक्टर के बारे में। कल्चर क्या होता है? कल्चर, चेंजेस इन कल्चर आर अकम्पनीड बाय सोशल चेंजेस। जैसे जैसे कल्चर में चेंज आता है वैसे वैसे सोसाइटी में चेंज आता है। एनी चेंज इन द कल्चर इन फॉर्म ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड एज कल्चरल चेंज। जैसे जैसे ही किसी कल्चर में चेंज आता है उसको हम कल्चरल चेंज कहते हैं। कल्चर के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया भी था, 2 टाइप के कल्चर होते हैं, या तो मटेरियलिस्टिक होता है या तो नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर होता है। मटेरियलिस्टिक में हमारी टीवी, प्रेशर कुकर, पेन, कॉपी, किताब, रेफ्रिजरेटर। नॉन मटेरियलिस्टिक में पीपल का बिहेवियर, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मेंटल प्रोसेस। तो ये कल्चर फैक्टर हो गया, ये अफेक्ट करते हैं हमारे सोसाइटी के चेंज को। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है? बायोलॉजिकल फैक्टर में मतलब होता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, जैसे हेरिडिटी है, म्यूटेशन है, डार्विनवाद का प्रिंसिपल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस उसने जो दिया था, है ना, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। जो बायोलॉजी से रिलेटेड हो, हेरिडिटी जेनेटिक्स से रिलेटेड है, म्यूटेशन किससे रिलेटेड? जेनेटिक्स से रिलेटेड है, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। अब पॉपुलेशन फैक्टर में आते हैं। पॉपुलेशन फैक्टर में द ह्यूमन एलिमेंट इन सोसाइटी आर ऑलवेज चेंजिंग। तो ह्यूमन एलिमेंट जो सोसाइटी में वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, हर इंडिविजुअल के पास डिफरेंट क्वालिटीज होती है और डिफरेंट जो है क्षमताएं यानी कि पोटेंशियलिटी होती है। तो हर एक नई जनरेशन एक नई शुरुआत है, ये पॉपुलेशन फैक्टर में बताया गया। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने आप को अपने माता पिता की जनरेशन से कंपेयर करें तो हमको पता चलता है कि हमारे सोचने समझने की क्षमता, मेकअप यानी कि मेकअप ऑफ आइडिया और बाकी सभी चीज़ें अलग हैं। अलग हैं, आप भी स्वयं देखोगे कि आप अपने माता पिता से किसी न किसी तरह से अलग ही हो सोचने समझने में। तो ये आता है हमारा पॉपुलेशन फैक्टर। ठीक है, और क्या होता है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में फिर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की चीज़ें आ जाती, प्रॉब्लम्स आ जाती, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर, युद्ध, कंपटीशन, रहने का स्टैंडर्ड, पॉवर्टी, मोरल, ये सारे पॉपुलेशन फैक्टर्स में आ गए। अब जियोग्राफिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, सूखा पड़ जाना, फिजिकल एनवायरनमेंट,
ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी, ये सारे क्या होते हैं, हमारे अफेक्ट करती है पॉपुलेशन की ग्रोथ को, सोसाइटी को, सोशल रिलेशनशिप को। तो ये जियोग्राफिकल फैक्टर्स में आ गए। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर में वही कि टेंशन होना, वरी होना, एंजाइटी होना। अब यहाँ पे काफ़ी कुछ घुमा के लिख दिया है कि जो इंसान होता है वो हमेशा नई चीज़ें ढूंढने के लिए उत्सुक रहता है, एंशियस रहता है नई नई चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे कि वो नई नई चीज़ें ढूंढता है तो उसको नए नए जो है कस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस के बारे में पता चलते हैं, जिससे सोसाइटी में चेंज आता है। ठीक है, इंसान क्यूरियस है, एंशियस है, नोवेल एक्सपीरियंस के लिए वो नई चीज़ें ढूंढता है, तो नए ट्रेडिशंस आते हैं, कस्टम्स आते हैं। बस ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ गए। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आपको पता ही चल गया भाई, मोबाइल और कंप्यूटर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो हमारी सोसाइटी में चेंज आता है, हमारी लाइफ को और ईजी बनाने के लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है। तो ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए हमारे। तो ये हमें 6 फैक्टर याद करने हैं: कल्चर, बायोलॉजी, पॉपुलेशन, जियोग्राफिकल, साइकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। इस चैप्टर में अब इससे ज़्यादा आता कुछ नहीं है। बाकी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के कुछ नाम लिखे हैं, जैसे कि मशीन इंडस्ट्री में काम करने की, फैक्ट्री सिस्टम का जन्म, अर्बनाइजेशन। ठीक है, और सर्विस, टेलीफोन, रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी, कम्युनिकेशन की चीज़ें, एग्रीकल्चर की मशीनें, ट्रांसपोर्ट की चीज़ें जैसे कि मोटर, रेलवे से, ये सब क्या है, कल्चर को चेंज किया, सोसाइटी को चेंज किया, ये होता है। अब हमको पढ़ना है एक जो इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आया, वो आप समझ लीजिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। कल्चरल लैग क्या होता है? कल्चरल लैग को डेवलप किया था, इस आइडिया को, ऑगबर्न ने 1950 में। ठीक है, in which cultural, political and social phenomenon change in the economic balance of the society। सोसाइटी में जब कल्चर, पॉलिटिकल और सोशल फिनोमिना चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक बैन की कंडीशन में, सोसाइटी में किसी देश पे प्रतिबंध लग गया तो क्या होगा, उसमें कल्चर, पॉलिटिकल, सोशल फिनोमिना चेंज होंगे कि नहीं। मान लीजिए हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दें सारे देश आज की डेट में, तो हमारे देश का कल्चर चेंज होगा, पॉलिटिकल स्थिति चेंज हो जाएगी, सोसाइटी चेंज हो जाएगी कि नहीं, भुखमरी आएगी, कल्चर चेंज होगा उससे, राजनीतिक पार्टियां उठक बैठक होगी उनकी, कोई पार्टी राज करेगी नहीं, तो पॉलिटिकल चेंज ये सब होगा। हालांकि कल्चरल चेंज का मतलब ये नहीं है, आगे मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ऑकबर्न नोटेड दैट द चेंज इन कल्चर आर नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट विद इकोनॉमिक चेंजेस। ठीक है, इकोनॉमिक चेंजेस के लिए जो कल्चरल चेंज होते हैं वो नेसेसरी होते हैं। ठीक है, और ऑकबर्न ने ये भी कहा था कि जो मटेरियलिस्टिक चेंज है वो फास्ट होता है इन कंपेयर टू नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर में। जो मटेरियलिस्टिक कल्चर होता है, ये सारी चीज़ें जो अभी यहाँ पे मैंने बताई आपको, ये सारी चीज़ें ये बहुत जल्दी चेंज लाती हैं सोसाइटी में इन कंपैरिजन टू नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर में। ठीक है, तो कल्चरल लैग, अब यहाँ से पढ़ी, कल्चरल लैग वाज डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ अ न्यू मटेरियल इन्वेंशन एंड द मेकिंग ऑफ अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर। कल्चरल लैग को डिफाइन किया गया था ऐसा समय जब किसी नई चीज़ की, नई मटेरियल की जो है अपीयरेंस हो सोसाइटी में, नई चीज़ सोसाइटी में आए, किस चीज़ का आविष्कार हो गया है, और तब तक जब तक हमको अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़े ताकि हम उस चीज़ को अपना सकें। कल्चरल लैग किस में देखा जाता है भारत में? बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। क्यों? फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे बुजुर्ग लोग, शायद किसी के घर वालों को चलाना आता, पर मोस्टली मैंने देखा है और ऐसा ही होता है कि बुजुर्ग लोगों को मोबाइल चलाने में, कंप्यूटर चलाने में बहुत दिक्कत होती है, टेक्नोलॉजी की चीज़ें चलाने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि कल्चरल लैग उनके अंदर प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, सोसाइटी इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है मटीरियलिस्टिक कल्चर की, वो अपने आप को ढाल नहीं पाए, अपने बिहेवियर में एडजस्टमेंट, अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट नहीं कर पाए नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर के एरिया में। ठीक है, जिससे क्या हुआ, कल्चरल लैग हुआ और बिहेवियर में क्या हुआ, इम्बैलेंस आ गया। ठीक है, ये देखिए लिखा है, कल्चरल लैग हैव अपीयर्ड इन इंडियन सोसाइटी बिकॉज ऑफ एडवांसिंग टेक्नोलॉजिकल ओल्ड बिलीफ एंड एटीट्यूड। क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई लेकिन ओल्ड विश्वास और एटीट्यूड वही पुराने जो है विचार मत थे उनके, तो क्या हुआ, कल्चरल लैग हो गया, वो सोसाइटी को, टेक्नोलॉजी को अब अपना नहीं पाए और क्या हुए, कल्चरल लैग हो गया। अब अकेले अकेले बैठना पड़ता है, अकेले अकेले सोचना पड़ता है, बात करने वाला कोई नहीं है। ऐसा जो है कल्चरल लैग की वजह से प्रॉब्लम्स आई इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, तो ये था कल्चरल लैग। बस आपका इस चैप्टर से, सोशल चेंजेस से बस इतना ही आना है और कुछ नहीं आना है।
और मेरी सलाह है कि अगर आप हेडिंग हेडिंग याद कर लेंगे तो अंदर का आपको लिखते ना लिखते कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। आपको अगली यूनिट भी मैं इसी में साथ में समझा देता हूँ, जो है हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल सिस्टम्स। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल सिस्टम्स क्या होते हैं? सोशल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे अच्छी डेफिनेशन आप ऊपर वाली याद कर लीजिए। ये ऐसा नेटवर्क है जो ऑपरेट करता है कम्युनिटी में, इन विच एन इंडिविजुअल कोऑपरेट एंड प्रोवाइड म्यूचुअल सपोर्ट टू सोसाइटी एंड फॉलो देयर रूल्स। ये एक नेटवर्क होता है जो कि कम्युनिटी में रहता है, यानी कि ऑपरेट होता है, और जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो कोऑपरेट करता है और म्यूचुअल सपोर्ट देता है सोसाइटी को, और उनके नियम कायदे कानून को फॉलो करता है। ठीक है, तो नेटवर्क कम्युनिटी का जिसमें इंडिविजुअल है वो उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है और म्यूचुअल सपोर्ट दे रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, उसको कहते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन, आपको भी पता है, पर्सन्स इकट्ठा होते हैं तभी सोसाइटी बनती है। इंटर रिलेशन भी थी, यार आपस में वो इंटर रिलेट कर रहे हैं। इंटरडिपेंडेंट भी थी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑपरेट करते हैं, उनका समान लक्ष्य है तो कॉमन गोल, ये हो गया उसके कैरेक्टरिस्टिक। अब एलिमेंट लिखना है सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, सेम चीज़ है। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक को ही लिख के आ जाओगे, वो उसके एलिमेंट में कोई नहीं आपके नंबर काट सकता। पर अगर आपको फिर भी लिखना है तो आप एक बार पढ़ लीजिए। जैसे गोल में लिखा है कि फैमिली, जहाँ पे सभी फैमिली के मेंबर्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, जैसे कि खुशियाँ लाने के लिए घर में। तो ये हो गया गोल एलिमेंट में। रोल, स्टेटस एंड पोजीशन, सबके घर का अलग अलग स्टेटस और पोजीशन होता है, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, है ना। फिर नॉर्म्स एंड मोड, अपनी अपने रूल्स रेगुलेशन कायदे कानून होते हैं। ये देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है फंक्शनिंग ऑफ कॉलेज के लिए, यानी कि कॉलेज को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट को रेगुलर होना चाहिए, टीचर को पंक्चुअल होना चाहिए, देयर शुड बी डिसिप्लिन इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास, डिसिप्लिन होना चाहिए अंदर बाहर क्लास के। सैंक्शंस, चौथा है प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम ऑफ सैंक्शंस को फॉलो करती है। दीज सैंक्शंस सपोर्ट द नॉर्म, हर सोसाइटी सैंक्शंस अपने खुद से बनाती है और ये सैंक्शंस उनके रूल्स, नियम कायदे कानून को फॉलो करवाने में मदद करता है। जब कोई नहीं फॉलो करता तो उनके ऊपर हम सैंक्शंस लगा देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं सैंक्शन, ताकि जो है हम क्या अचीव कर पाएँ, अप्रोप्रिएट बिहेवियर और फंक्शन अचीव कर पाएँ इंडिविजुअल से और ग्रुप से। तो ये हमारे हो गए सोशल चेंज। सोशल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक या एलिमेंट, जो समझना हो आप इसको आपस में लिख सकते हैं। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे 6-7 प्रकार हैं, 6 टाइप लिखे हैं। इसको आप हेडिंग हेडिंग याद करिए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसमें कंसर्न करती है पॉलिटिकल मैटर से, जैसे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रूरल एरिया में भी हो सकती है, अर्बन में भी, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी। तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा जो पॉलिटिकल मैटर को संभाले। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न करती है हमारे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से, यानी कि जो वेल्थ को प्रोडक्ट करना, प्रोड्यूस करना, बनाना और लोगों में बांटना, उसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे एग्जांपल अच्छा हमारा फैक्ट्री। फैक्ट्री में मटेरियल प्रोड्यूस होता है और हम लोगों में बांटते भी हैं, ताकि जो है उसको भी बेनिफिट हो, सोसाइटी को भी बेनिफिट हो, सोसाइटी की इकोनॉमी के लिए। तो पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एक कंसर्न करता है पीपल को गैदर एक प्लेस में पीपल गैदर होते हैं और रिलीजियस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, रिचुअल्स को, जैसे कि चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, मस्जिद हो गई, गुरुद्वारा हो गया। ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसी को, मंदिर को भी हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बैंक, जो हमारे मनी मैटर को संभाले, मनी को संभाले हमारे। ठीक है, दैट डील्स विद द मनी मैटर्स ऑफ द पीपल। एग्जाम्पल में प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक बैंक, गवर्नमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस और प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड, आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हमें प्रोवाइड करे एजुकेशन। ठीक है, ऐसे एक्सपर्ट जो नॉन एक्सपर्ट लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करे। एक्सपर्ट यानी कि टीचर, नॉन एक्सपर्ट यानी कि स्टूडेंट। ठीक है, जिनको कोई नॉलेज नहीं है वो हो गए हमारे स्टूडेंट, जिनको नॉलेज है वो हो गए हमारे टीचर। गोल क्या है? ताकि सोसाइटी लिटरेट बने। तो यही लिखा है, इन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट प्रोवाइड एजुकेशन टू नॉन एक्सपर्ट हु डू नॉट हैव एनी नॉलेज एट ऑल।
एग्जाम्पल में प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये हो गया एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसी को नीचे कॉलेज में कर दिया है। जैसे कि कॉलेज के एग्जाम्पल में इंजीनियरिंग, नर्सिंग कॉलेज, जनरल कॉलेज जहाँ जनरल एजुकेशन मिले, आर्ट का कॉलेज जहाँ आर्ट मिले, कॉमर्स एंड साइंस के कॉलेज जहाँ कॉमर्स की नॉलेज मिले, नर्सिंग कॉलेज जहाँ नर्सिंग की डिग्री मिले। ये हो गया कॉलेज। तो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, रिलीजियस, फाइनेंशियल, एजुकेशन हो गया। हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। कभी कभी नाम आ जाते हैं कि हेल्थ एजेंसी लिख दो भारत में, 3-4 के नाम, तो ये 3-4 आप नाम याद कर सकते हो, जैसे हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, रेड क्रॉस सोसाइटी। ये क्या होता है हमारा हेल्थ एजेंसी, वेरियस हेल्थ एजेंसी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है। भारत सेवक समाज, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कस्तूरबा मेमोरियल फंड, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, डेंटल एसोसिएशन, नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये सब हो गई वॉलंटरी। अब हमको पढ़ना है सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब सोशल सिस्टम पढ़ना है हमको। सोशल सिस्टम सबसे पहले हमको समझना होगा। सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। सोशल सिस्टम में हमको पढ़ना सोशल सिस्टम की डेफिनेशन और उसके टाइप। इस चैप्टर से सिर्फ इतना ही आता है। सोशल सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है कि सोशल सिस्टम का मतलब होती है एक व्यवस्था। ठीक है, हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में आपको सोशल सिस्टम के बारे में बताया था कि सोशल सिस्टम एक ऐसा होता है जिसमें इंडिविजुअल ग्रुप आपस में इंटर रिलेट करते हैं, कम्युनिटी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अब यही लिखा है कि जो, ठीक है, ये मॉर्गन एंड मॉर्गन के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ सोशल सिस्टम का वो लिखा हुआ है, कहते हैं टाइप। तो आप पहले टाइप पढ़ लीजिए। तो टाइप में लिखा हुआ है हमारे सोशल सिस्टम में, इसमें 3-4 प्रकार के टाइप आते हैं। देखिए, पहला आता है मॉर्गन एंड मॉर्गन के हिसाब से, एक आता है गेरार्ड और जीन लेंस्की के हिसाब से, और एक आता है डर्कहाइम के हिसाब से, और एक आता है सोरोकिन के हिसाब से। अब इसमें से आप 2 भी याद कर लोगे तो पेपर में आपका हो जाएगा काम। जैसे कि मॉर्गन एंड मॉर्गन के हिसाब से सोशल सिस्टम के 3 टाइप होते हैं, सैवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइज्ड। सैवेजरी के 3 हो गया, ठीक है, वही होता है लोअर, मिडिल, अपर। लोअर में क्या था सैवेजरी सिस्टम में, जो आदमी था उसने फल फूल की खोज कर ली थी, फल फूल खाता था, लैंग्वेज के इन्वेंशन हो गए थे, यानी कि वो बात भी कर लेते थे आपस में, पका आधा पका खाना खाते थे, अनकुक्ड फूड खाते थे, और फैमिली में नहीं रहते थे। ये लोअर सैवेजरी। मिडिल सैवेजरी में क्या हुआ, फिश का खाना खाने लगे फ्रूट की जगह, अब फायर का आविष्कार कर लिया। अब फायर का आविष्कार करने का मतलब है कि अब उनने अनकुक्ड नहीं खाया होगा, अब उनने पका हुआ खाना खाया मिडिल सैवेजरी में। अपर सैवेजरी में ये सारे गुण तो उनके थे ही थे, साथ में उनने ये भी सीख लिया, बो एंड एरो यानी कि शिकार करना सीख लिया, तीर कमान सीख लिया। ये हो गया सैवेजरी। बार्बरिज्म में भी वही लोअर, मिडिल, अपर। लोअर बार्बरिज्म में पॉटरी यानी कि बर्तन बनाना। मिडिल बार्बरिज्म में जानवरों को पालना, उनके झुंड को पालना, कल्टीवेशन ऑफ मैन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अपर बार्बरिज्म में टूल्स की मदद से अपना जीवन जीना। ठीक है, तो ये हो गया लोअर, मिडिल और अपर बार्बरिज्म। पहला था लोअर, मिडिल, अपर सैवेजरी। अब सिविलाइज्ड सिस्टम था तीसरा। तो सिविलाइज्ड सिस्टम में क्या था, जैसे आज का इंसान रहता है, यानी कि ध्वनि की उनके अंदर कैपेबिलिटी आ गई, ध्वनि को सुनने लगे, अल्फ़ाबेट उनने सीख लिए, यानी कि बोलना सीख गए, राइटिंग करना सीख गए, और एग्रीकल्चर करना सीख गए, और मोनोगैमी थी उनके अंदर, यानी कि एक बार शादी करते थे, उनको कहते थे सिविलाइज्ड सोशल सिस्टम। तो मॉर्गन एंड मॉर्गन के हिसाब से यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि टाइम टू टाइम हमारे कल्चर में चेंज आता है, ट्रेड्स हमारे चेंज होते हैं सोसाइटी में, तो उन्हीं ने सोशल सिस्टम डिस्क्राइब किए, सैवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइज्ड। अब गेरार्ड एंड जीन लेंस्की के हिसाब से, ये देखिए बी नंबर, अकॉर्डिंग टू गेरार्ड एंड जीन लेंस्की, हंटिंग एंड गैदरिंग करना सबसे पहला था। बताने की जरूरत नहीं कि इसमें आदमी हंटर करता था और अपने शिकार को गैदर करके खाता था। हॉर्टिकल्चर एंड पास्टोरल सोशल सिस्टम में क्या था, हाथों का यूज करके क्रॉप्स का कल्टीवेट करना, फसल उगाना, हाथों का यूज करके, हाथों से बने हुए टूल्स का यूज करके, जैसे कि अभी भी खेतों में हमारे जो यूज होते हैं हाथों से बने हुए। ठीक है, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करना। तो ये हो गया, एक हो गया हंटिंग गैदरिंग, एक हो गया हमारा हॉर्टिकल्चर यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल या कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप।
तीसरा अग्रेरियन सोशल सिस्टम, अग्रेरियन सोसाइटी, ये 500 साल पहले जो है इमर्ज हुई थी, सबसे पहले देखी गई थी। और इसमें क्या था, वेरियस टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने एग्रीकल्चर किया। ठीक है। इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम का क्या मतलब हुआ, इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम और सोफिस्टिकेटेड और अच्छी मशीनरी आ गई, एनर्जी के एडवांस सोर्स हमको मिल गए। तो क्या हुआ, अब हमको हाथों से बने हुए टूल्स का यूज करके फसल नहीं उगानी पड़ी हमने, और एनर्जी हमको मिल गई। हमने एनिमल का यूज किया, ह्यूमन का जो है यूज कम कर दिया। ठीक है। और क्या किया, मशीन का यूज चालू किया। तो मशीनरी सिस्टम या इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम, तो 4 प्रकार के ये हो गया हमारे जीन लेंसकी के हिसाब से। हंटिंग, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, अग्रेरियन सोशल सिस्टम और इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम। डरकहाइम के हिसाब से 2 थे, मैकेनिकल सोशल सिस्टम, ऑर्गेनिक सोशल सिस्टम। मैकेनिकल सोशल सिस्टम का मतलब था इस स्मॉल साइज के थे, होमोजीनस यानी कि एक जैसे लक्षण थे इनमें, और कोई भी स्पेशलिटी नहीं थी इनके पॉपुलेशन में। ठीक है। ये आपस में अपना काम बांट लेते थे और कोऑपरेट करते थे। ठीक है। ये हो गया मैकेनिकल सोशल सिस्टम। ऑर्गेनिक सोशल सिस्टम का मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन, उसमें भी बांटा तो है, लेबर डिवीजन की हुई है लेकिन कॉम्प्लेक्स तरीके से। ठीक है। और जो स्टेटस था वो उनके ऑक्यूपेशन से डिटरमाइन होता था, ना कि उनकी मित्रता से। उसमें मित्रता से जो है स्टेटस दूसरे को, कौन कितने ज़्यादा मित्र रखता है, किसके कितने ज़्यादा कनेक्शन है मैकेनिकल में। ऑर्गेनिक में आपका ओहदा क्या है, आपका पेशा क्या है, ना कि आपकी मित्रता देखी जाएगी। तो मैकेनिक और ऑर्गेनिक डर्कहाइम के हिसाब से और सोरोकिन के हिसाब से। अब आता है हमारा चौथा, सोरोकिन के हिसाब से। सेंसेट, इडिएशनल, आइडियलिस्टिक। सेंसेट में इस सोशल सिस्टम में जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जाती थी वो मटेरियल हैप्पीनेस, क्योंकि मुझको ये चीज़ मिल जाए, मुझको ये खाने को मिल जाए, मेरे पास ये आ जाए। तो ये सेंसेट में हो गया हमारा, प्राइमरी इंपॉर्टेंस हमको मिली मटेरियल हैप्पीनेस में। इडिएशनल में हमको क्या हुआ, इस सोशल कल्चर सिस्टम में इम्पोर्टेंस प्राइमरी हमने दी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को, यानी कि नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को। ठीक है। आइडियलिस्टिक में मिक्स हो गया, सेंसेट और आइडिएशनल का मिक्स, यानी कि हमने जो प्राइमरी अपनी अटेंशन दिया वो हमने हैप्पीनेस को भी दिया, मटेरियल हैप्पीनेस को भी दिया और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को भी दिया, दोनों को इम्पोर्टेंस दी। तो ये हो गया हमारा सोशल सिस्टम। अगर आपको छोटे छोटे याद करने हो तो आप डर्कहाइम और सोरोकिन याद कर सकते, छोटे से। और यहाँ पर आप मॉर्गन एंड मॉर्गन के हिसाब से याद कर सकते हो, ये बड़ा है और कवर भी हो जाएगा 5 नंबर के क्वेश्चन में। सैवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइज्ड, बस। और बाकी इसमें कुछ है नहीं, एक ही आया है स्टेटस की डेफिनेशन और टाइप, तो स्टेटस मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। क्लास सिस्टम में, कास्ट सिस्टम में है ना, स्टेटस के बारे में बताया था कि एस्क्राइब्ड स्टेटस यानी कि जो हमको जन्म से मिला हो, यानी कि हमारी कास्ट। अचीव्ड स्टेटस यानी कि जो हम अचीव करते हैं अपने लाइफ टाइम, जैसे कि क्लास। ठीक है, बस इतना ही है। स्टेटस को डिटरमाइन करने के कुछ फैक्टर होते हैं, वही सेक्स डिफरेंस, एज, अपनी मेहनत, आपकी फैमिली, फिजिकल, रेस, कास्ट, रिवॉर्ड, यही सब, कुछ नहीं है। तो आपकी 9 और 10 यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो गई। आगे की यूनिट आपकी वैसे कुछ है नहीं उसमें समझाने के लिए, सब कुछ पढ़ाया है, फिर भी देख लेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए, फॉलो करके चलिए चैनल को।